हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में बात होगी ग्रुप डी के उन सभी दोस्तों के बारे में जो आने वाले समय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल का हिस्सा होंगे। चाहे आप किसी भी जोन से, किसी भी कैटेगरी से सिलेक्टेड हो, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। उसके बाद आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा, ये गारंटी मैं लेता हूं। तो चलिए, आपको इस पूरे वीडियो में आपको कौन सी वो गलती है जो आपको डीवी में नहीं करनी है, उसके बारे में ही बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। इस वीडियो में जितने भी आपके डाउट्स हैं उसी को लेने की कोशिश किए हैं। तो चलिए एक एक करके सभी डाउट क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो दोस्त, जो भी साथी जो आरआरसी 1/2019 के तहत अभी डीवी में शामिल होंगे, तो उनके लिए है कि अपनी योग्यता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज और उसके 200 सत्यापित सेट, मतलब 2 सेट आपको अलग अलग जीरोक्स का बना करके तैयार करके लेके जाना है। और साथ में मूल जितना भी डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है सबका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना बिल्कुल जरूरी है। देख लीजिए कौन कौन डॉक्यूमेंट सबसे पहले चाहिए। तो देखिए, 10th का या मैट्रिक का जो मार्कशीट होता है वह सबके पास होता है, वह आपको चाहिए। इसके अलावा सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना एकदम जरूरी है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट। उसके बाद है आईटीआई। अगर आईटीआई आप डाल रहे हैं तो आईटीआई का मार्कशीट होना चाहिए और आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में अगर आप एक्ट अप्रेंटिस वाले हैं, जो भी साथी एक्ट अप्रेंटिस वाले होंगे उनके लिए 5 नंबर पॉइंट है कि सीसीए मार्कशीट, जो भी आपका मार्कशीट है और सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेलवे, आपको जो भी सर्टिफिकेट आपको एनसीबीटी के द्वारा जो दिया जाता है, या जो भी मतलब मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, ऑल ईयर का, और जितना भी मार्कशीट आपको आईटीआई में मिलता है। उसके बाद जैसे आपका सीसीए, जैसे आप एक्ट अप्रेंटिस है तो आप उससे संबंधित मार्कशीट और सर्टिफिकेट जरूर लेके आना है। तो यह सीसीए वालों के लिए। आईटीआई अगर आप होल्डर हैं तो ये सर्टिफिकेट और मार्कशीट तो आपको चाहिए ही चाहिए। साथ में आपको अगर एक्ट अप्रेंटिस है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट जरूर चाहिए। उसके बाद जो भी साथी किसी न किसी कैटेगरी से आते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा जनरल वालों को है, उनको ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है कि कास्ट सर्टिफिकेट देना है या कुछ भी, उनको एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। उनको क्या लगेगा, जो भी साथी कम्युनिटी यानी कि ओबीसी, एसटी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से आते हैं, या अगर ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस वालों की बाद में बात करेंगे जब पॉइंट पे जाएंगे। ओबीसी, एससी, एसटी सर्टिफिकेट उनको देना पड़ेगा एज मेंशन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दिए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के समय जो आप दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ओबीसी, एससी, एसटी सर्टिफिकेट देना है। ओबीसी वालों के लिए 7 नंबर पॉइंट है। जो एक्ट अप्रेंटिस है उनके लिए स्पेशली 5 नंबर पॉइंट है। जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 7 नंबर पॉइंट है। क्या है कि लेटेस्ट ओबीसी सर्टिफिकेट, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या गलती करके छात्र पछताते हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेटेस्ट ओबीसी सर्टिफिकेट आपको देना है, नॉट ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डीवी। तो मतलब जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात, ओबीसी सर्टिफिकेट देना है तो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए डीवी डेट से। उसके बाद ओबीसी वालों के लिए एक कहानी और है। फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी कम्युनिटी, ओबीसी डिक्लेरेशन एज पर एनेक्जर 2A। जो ओबीसी कम्युनिटी वाले हैं ओबीसी डिक्लेरेशन भी देंगे, उसका रेलवे फॉर्मेट में लेके जाना है एनेक्जर 2A में। और जितना भी फॉर्मेट है वो आपको नोटिफिकेशन से मिलेगा, या आरआरबी रांची की वेबसाइट से आप, या किसी भी बोर्ड्स पे मतलब वहाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे अच्छा रहेगा नोटिफिकेशन से आप कर लीजिए, नहीं तो कोई भी फॉर्मेट आप खोज रहे हैं तो आरआरबी रांची की वेबसाइट पे जाइए, सब जितना भी फॉर्म है सब आपको मिलेगा। उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब बहुत कमेंट आता है कि ईडब्ल्यूएस वालों को क्या इनकम सर्टिफिकेट भी लगता है या कास्ट सर्टिफिकेट भी लगता है? तो नहीं, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको बस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा के देना है, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं। न आपको इनकम सर्टिफिकेट साथ में देना है और न ही आपको कास्ट देना है। जैसे कि अगर जो साथी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो उनको क्या करना है कि देख सकते हैं इस प्रकार से आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए, अंचल अधिकारी से यहाँ पर साइन कराया गया है, उनका यहाँ पे सील लगा हुआ है। उसके बाद एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का यहाँ पे सील लगा हुआ है, यहाँ पर साइन है। उसके बाद इतना से भी आपका काम
चल जाएगा। लेकिन अगर आपका मन है तो आप डीएम लेवल तक ही बनवा सकते हैं इसी फॉर्मेट में। तो एक चीज़, आप किसी भी, जैसे कि आप ईडब्ल्यूएस से आते हो या अगर आप मान लीजिए कि ओबीसी से आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि डीएम लेवल तक ही बने, लेकिन कम से कम कोशिश करना है कि एसडीओ लेवल तक फॉर्मेट में बन जाए। अगर फॉर्मेट नहीं बनता है तो आप एसडीओ लेवल ऑनलाइन वाला जरूर बनवा के रखें। फॉर्मेट बनवाने की पूरी तरह कोशिश करें। पूरे जितने भी डिवीजन जोन में जब आरआरसी के द्वारा जब देखिएगा, जब इसका डीबी कंडक्ट हो जाएगा, तब एक आध जोन ऐसा जरूर निकल के आएगा जो रेलवे फॉर्मेट ही सिर्फ एक्सेप्ट करेगी, कहीं ना कहीं से निकल कर आएगा। उसके लिए अगर आपके पास टाइम है तो रेलवे फॉर्मेट में आप जरूर ये बनवा लीजिए, एक अंचल अधिकारी का साइन और एक एसडीएम का साइन, ये दोनों मिक्स वाला कम से कम बनवा लीजिए। डीएम साइन नहीं करवाएंगे तो भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस दोनों साथी के लिए है। अगर ये दोनों कंडीशन, ये अगर नहीं हो पाता है, फॉर्मेट में आप नहीं बनवा पाते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करें कि कम से कम एसडीओ लेवल का ऑनलाइन वाला जरूर रखें डॉक्यूमेंट, चाहे ओबीसी हो चाहे एससी हो या एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो, आप कम से कम एसडीओ लेवल तक का ऑनलाइन वाला जरूर रखें। ओबीसी फॉर्मेट में आराम से देख सकते हैं, यहाँ पे ओबीसी फॉर्मेट में बना हुआ है, यहाँ पे पूरा आपका डाटा होगा। और यहाँ पर जो आपका जो अंचल कार्यालय से जो सबसे पहले आप जो ऑनलाइन बनवाते हैं, उसी के आधार पे अंचल कार्यालय फॉर्मेट में बना के अंचलाधिकारी साइन करके देते हैं, और फिर इसके आधार पे आप ऑनलाइन बनवाते हैं एसडीओ लेवल, और फिर वहां से एसडीओ का इस फॉर्मेट में बन के आता है। तो बनवाना बिल्कुल आसान है। जिनके पास अभी टाइम है वो आराम से ओबीसी फॉर्मेट में या ईडब्ल्यूएस फॉर्मेट में या कोई भी कैटेगरी है फॉर्मेट में बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर आप जैसे कि ईडब्ल्यूएस तक हो गया, ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देंगे। उसके बाद रिलीवेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो जिस भी कैटेगरी में आपका डिसेबिलिटी है उसका आप सर्टिफिकेट देंगे बनवा के, वो भी रेलवे फॉर्मेट में। उसका भी फॉर्मेट अवेलेबल है नोटिफिकेशन से, या आप किसी भी बोर्ड की वेबसाइट से आप डाउनलोड करके या जोन की वेबसाइट से डाउनलोड करके आप यह सर्टिफिकेट फॉर्मेट में बनवा कर दे सकते हैं। उसके बाद एक सर्विसमैन के लिए भी है कि एक सर्विसमैन वालों को डिस्चार्ज बुक फॉर एक सर्विसमैन कैंडिडेट का चाहिए इफ एप्लीकेबल। अगर आप एक सर्विसमैन है तो आपको यह एक सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक देना एकदम जरूरी है। अगर ये नहीं आप जमा करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। आपको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा इसके लिए भी। कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर ज़्यादा एरर होगा आपको 10 दिन का टाइम देके वापस कर दिया जाएगा। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, ये देखिए कि फॉर क्लेमिंग फी, अगर आप फी में फॉर्म भरने के समय फी में अगर छूट लिए हैं तब आपको फॉर्मेट है एनेक्जर 3A, उसमें आपको यह इनकम सर्टिफिकेट बना के देना पड़ेगा। ठीक है। अब मिनोरिटी कम्युनिटी वालों के लिए भी एनेक्जर 4 है, देख सकते हैं यहाँ पर कि मिनोरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन एफिडेविट और नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर फॉर वेवर ऑफ एग्जामिनेशन फी। तो मिनोरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन है तो उसमें भी आपको एनेक्जर 4 में बनवा करके यह देना है। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पर आपको रोना पड़ सकता है, अगर आप कहीं किसी जॉब में है, आपको अगर एनओसी मिल रहा है डीवी तक, तो आप एनओसी जमा कीजिए। बहुत बड़ी बात है, ये इसी के कारण छात्र को रोना पड़ रहा है। एनटीपीसी में उनका पैनल नहीं बना, अब आगे उनकी ज्वाइनिंग पैनल बनेगा, ज्वाइनिंग होगी नहीं होगी सब आधार में है। तो जो भी साथी जो पहले से कहीं जॉब में है, सबसे पहले तो डीवी में एनओसी लेके आए। अगर एनओसी नहीं मिलता है, एनओसी जमा करना है करेंट एम्प्लॉयर को। अगर एनओसी नहीं मिलेगा तो डायरेक्ट आप रिजाइन जमा करें। जब आप ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद जब आपका एनपीएस का जब होगा, एनपीएस फॉर्म भरेंगे, एनपीएस शिफ्ट होगा, उस टाइम आप रिलीजिंग जमा करें, सबसे अच्छा वही रहेगा। और नहीं तो एनओसी मिल रहा है तो डीवी में एनओसी लेके आए, और नहीं अगर रिजाइन जमा करना है तो जॉब, जहां जॉब सेक्शन पूछा जाता है कि जॉब में यस है कि नो है, वहां पर नो करे, डायरेक्ट जाके रिजाइन जमा करे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप एनओसी में यस करते हैं और एनओसी को अगर प्रोड्यूस नहीं करते हैं तब आपको 10 दिन का टाइम मिलेगा। उसमें अगर एनओसी मिलने वाला होगा तो आपको डीवी से पहले मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिलने वाला होगा तो बाद में भी नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में आपका पैनल ही नहीं बनेगा। तो एनओसी जो भी कैंडिडेट जॉब कर रहे हैं वो डीवी में नो करे, लास्ट में आप रिलीविंग जमा करें, रिलीजिंग जमा कर दे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यस करेंगे तो आप फंस जाएंगे। उसके बाद है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके बाद देख लीजिए अगला पॉइंट है 16 नंबर कि सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ और पीईटी कॉल लेटर काउंटर फॉल, जो आपको एग्जाम में पता होगा कि याद होगा कि आधा आपका फाड़ करके ले लिया गया था,
और आधा जमा कर लिया गया था। तो जो आपका जमा होगा वो डीबी अधिकारी के पास वहाँ जमा होगा, लेकिन जो आपको आधा मिला था वो आपको लेकर जाना है। वही है 16 नंबर सीबीटी एंड पीईटी कॉल लेटर काउंटर फॉइल, यह आपको जमा करना है। उसके बाद अगर कॉल लेटर काउंटर फाइल इफ नॉट अवेलेबल विद द कैंडिडेट सबमिट एप्लीकेशन इन दिस रिगार्ड, तो आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग कि मेरे पास ये नहीं है, क्यों नहीं है। और जिनके पास है वह सीबीटी और पीईटी कॉल लेटर जो फाइल आधा वाला है वो लेके जाएंगे। उसके बाद एफिडेविट, अगर आपको कोई भी माइनर मिस्टेक है तो आप कोई भी जैसे डॉक्यूमेंट में फादर नेम मदर नेम कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एफिडेविट बनवा करके जमा करना है। लास्ट पॉइंट है कि 6 फोटोग्राफ, 6 फोटोग्राफ लेके आपको जाना है। 6 फोटोग्राफ मांगा जा रहा है तो आप अपने पास 8 फोटोग्राफ लेके जाइए, आपका डीबी मेडिकल हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लीजिए आगे क्या है जो आपको ध्यान रखना है। इस बार कुछ नया है ग्रुप डी में, ये क्या नया है ये भी देख लीजिए। उपरोक्त क्रमानुसार जो भी आपका क्रम है इसी क्रम में आपको डॉक्यूमेंट का जीरोक्स अटैच करके सबको एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा रखना है। उसके बाद ध्यान देना है कि दस्तावेज सत्यापन यानी डीबी से पूर्व अभ्यर्थियों को एक बायोडाटा सीट उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थियों को उस बायोडाटा सीट को स्वयं भरना है और हस्ताक्षर और अंगूठा का निशान नहीं लगाना है। वह कब लगेगा? जब जिस टाइम आपका डीबी होगा वहां पे सर होंगे, वहीं पे आपका अंगूठा का निशान और साइन करना है। मतलब क्या, घर से आप सिग्नेचर करके नहीं जाएंगे, सभी जीरोक्स कॉपी पे वहीं पे होगा, वीक्षक के सामने होगा। उसके बाद बायोडाटा सीट में दर्शाए गए स्थान पर 2 बॉडी मार्क, 2 शारीरिक पहचान चिन्ह जैसे कटा जला चोट का निशान लिखना है। इसमें भी एक नया आ गया है इस बार ग्रुप डी में, एनटीपीसी में ऐसा नहीं था कि पहचान चिन्ह में तिल का निशान अब मान्य नहीं होगा। इससे पहले एनटीपीसी की अभी जो लेवल 5 लेवल 6 में हुई है या लेवल 3 में हो गई है डीवी, तो उसमें तिल का निशान का मान्य बिल्कुल था। हम वो भी आपको दिखाते हैं जो तिल का निशान मान्य हुआ है, लेकिन इसमें नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एनटीपीसी के जो वेरिफिकेशन हुआ है लेवल 5 का, उसमें देखिए द फॉलोइंग आर द परमानेंट फिजिकल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। परमानेंट जो आपका फिजिकल मार्क रहे वही देना है। तो आप लोग को पता होगा जो तिल तो रहता है लाइफ टाइम, तो क्या क्या दिए हैं? ए ब्लैक मोल ऑन लेफ्ट चिक, मतलब लेफ्ट चिक पे ब्लैक मोल है, और 2 ब्लैक मोल ऑन राइट चिक। तो देखिए इसमें एनटीपीसी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था कि आप तिल नहीं दे सकते हैं, लेकिन ग्रुप डी में तिल नहीं देना है। तो मतलब आपको 2 मार्क ऐसा देना है जो आपका लाइफ टाइम आपके साथ हो, जैसे कि कटा हुआ जला हुआ उसी टाइप का आपको देना है। अब आते हैं दोस्त अपने स्टार्टिंग पे कि क्या क्या करना है। सर्टिफिकेट में देख लिया आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट सब लेके जाना है। उसके बाद उसका जो भी है जीरोक्स करा के 2 कॉपी लेके जाना है। कौन सी गलती है जो डीबी में आपको नहीं करनी है, आपको रोना पड़ सकता है, तो वो है कि अगर आप जॉब में है, आपको एनओसी नहीं मिल पा रहा है, तो वहां पे आपको क्या करना है वीडियो में आपको बता दिया गया है। ईडब्ल्यूएस वाले को कैसे सर्टिफिकेट देना है, क्या देना है, इसके बारे में हो गया। SC ST OBC एक सर्विसमैन के लिए क्या था वीडियो में आप लोग पूरे वीडियो में देख चुके हैं। तो ग्रुप डी के जितने भी साथी है डीबी मेडिकल में, आपको इसके बाद एक भी डाउट नहीं होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या करे क्या ना करे। तो दोस्त कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।